नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 9 फरवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। खाद्य और कृषि संगठन के कॉरपोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र कौन है? तो दोस्तों, जो खाद्य और कृषि संगठन है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखें दोस्तों, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। इसीलिए दोस्तों 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस, ध्यान रखिए दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और FAO जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम, इटली में दोस्तों इसका मुख्यालय है। ध्यान रखिए दोस्तों। और जो इस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कॉरपोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र कौन है? तो हमारा भारत देश जो है पहले स्थान पर है सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र में। इसमें दोस्तों 2021-22 में कुल उत्पादन कितना हुआ? तो 22 करोड़ टन। ध्यान रखें दोस्तों, भारत में 2021-22 में कुल उत्पादन कितना हुआ है? 22 करोड़ टन। और इसमें दोस्तों सेकेंड स्थान पर जो दुग्ध उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो अमेरिका, यह दोस्तों सेकेंड स्थान पर है। बात की जाए कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये तो दोस्तों जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र है वह भारत देश है। और अगर दुग्ध उत्पादकता में बात की जाए तो पहला स्थान किस देश का है? तो न्यूजीलैंड का। ध्यान रखें दोस्तों, दुग्ध उत्पादकता में पहला स्थान न्यूजीलैंड का है और सर्वाधिक दूध उत्पादन में भारत का पहला नंबर है। दोस्तों ध्यान रखें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है। हाल ही में RBI द्वारा रेपो दर में 0.25 अंकों की दोस्तों बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान में यह दर कितनी है? तो दोस्तों ध्यान रखें दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके द्वारा दोस्तों रेपो रेट जो है या रेपो दर, इसमें 0.25 अंकों की बढ़ोतरी की गई है। तो यह दोस्तों पहले थी 6.25 अंक, लेकिन दोस्तों 25 अंक है इसकी बढ़ोतरी की गई। तो अब दोस्तों रेपो रेट हो गई है 6.50%। ध्यान रखिए दोस्तों, जो मौद्रिक नीति समिति है इसके दोस्तों सदस्य कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। और 3 सदस्य जो हैं वह RBI से होते हैं और 3 सदस्य भारत सरकार के होते हैं। जो मौद्रिक नीति समिति है दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो RBI के गवर्नर जो हैं यह मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होते हैं। और मौद्रिक नीति समिति जो है यह प्रत्येक 2 महीने में समीक्षा रिपोर्ट जारी करती है। प्रत्येक 2 महीने में दोस्तों समीक्षा रिपोर्ट जारी करती है, यानी वर्ष में कितनी बार? वर्ष में 6 बार। जो RBI है यह दोस्तों मौद्रिक नीति समिति है, यह अपनी जो समीक्षा रिपोर्ट है प्रत्येक 2 महीने में जारी करती है और वर्ष में 6 बार जारी करती है। और इसी के दोस्तों समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार जो रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट है उसमें जो है बढ़ोतरी या घटाव दोस्तों इसमें किया जाता है। तो इस बार दोस्तों जो 0.25 अंकों की बढ़ोतरी के साथ रेपो रेट जो है यह अब कर दी गई है 6.50%। ध्यान रखें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान रखें। और इसकी दोस्तों समीक्षा कौन करता है? तो मौद्रिक नीति समिति, यह भी आप लोग ध्यान रखें। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 जो है RBI से होते हैं और 3 भारत सरकार के होते हैं। और मौद्रिक नीति समिति जो है यह इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो RBI के गवर्नर। रेपो रेट की बात दोस्तों की जाए या रेपो दर की बात की जाए, इसे ही दोस्तों पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। जो रेपो रेट है इसे पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। और रेपो रेट होता क्या है? तो जिस दर पर दोस्तों बैंक RBI से अल्पकालिक ऋण प्राप्त करते हैं उसे रेपो दर या रेपो रेट कहते हैं। ध्यान रखें, रेपो रेट के बढ़ने से महंगाई पर जो है नियंत्रण होता है। जो RBI दोस्तों होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इससे दोस्तों जो बैंक होते हैं यह ऋण लेते हैं। RBI से बैंक जो है यह ऋण लेते हैं। और जो ऋण होता है यह दोस्तों अल्पकालिक होता है। अल्पकालिक होता है दोस्तों, अल्पकालिक ऋण लेते हैं बैंक।
और इसे ही दोस्तों रेपो रेट बोला जाता है। जो बैंक ऋण लेते हैं उस पर जो ब्याज चलता है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखें। और बैंक जो है ये, या दोस्तों जो कोई अगर आदमी गया इससे लोन लेने के लिए, तो जो बैंक है वह दोस्तों जब उनको महंगा दोस्तों ब्याज रेट पड़ रहा है, तो वह जो उपभोक्ता है उसके, जो व्यक्ति लोन लेने गया है उसे भी दोस्तों वह महंगे परसेंट पर दोस्तों लोन देगा। तो दोस्तों इससे जो व्यक्ति हैं वह लोन लेने से बचेंगे, और जो व्यक्तियों की दोस्तों मांग है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मांग जो है व्यक्तियों की दोस्तों, उस पर दोस्तों इसका प्रभाव पड़ेगा, व्यक्तियों की मांग घटेगी, और जब मांग घटेगी दोस्तों तो महंगाई पर भी नियंत्रण होता है। तो ध्यान रखें, रेपो रेट बढ़ने से महंगाई पर नियंत्रण होता है। और रेपो रेट दोस्तों जो है वर्तमान में कितनी कर दी गई है, तो 6.50%। ध्यान रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक जो है यह इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड। दोस्तों नाम ध्यान रखें, बार्ड जो है यह क्या है? तो चैट बाट है। किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों जो बार्ड चैट बाट है यह गूगल के द्वारा दोस्तों जो है इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इसमें दोस्तों जो ये चैट बाट होता है इसका कार्य क्या है? तो दोस्तों चैट बाट में आप कोई भी दोस्तों आपके फ़ोन में ये बार्ड चैट बाट होगा, तो इससे आप लोग दोस्तों आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्तमान में दोस्तों गूगल पर कोई भी चीज़ दोस्तों टाइप करके सर्च करते हैं, तो इससे दोस्तों क्या होगा कि आपको जो ये बार्ड चैट बाट है इस पर आपको केवल बोलना होगा, और यह दोस्तों आपके प्रश्न का जवाब जो है वह सर्च कर देगा। तो इसीलिए दोस्तों जो बार्ड चैट बाट है यह गूगल के द्वारा दोस्तों लॉन्च करने की घोषणा की गई है। आपसे अगर पूछा जाए कि चैट GPT जो है यह भी दोस्तों एक चैट बाट है, यह भी दोस्तों चैट बाट है। तो चैट GPT आपसे पूछा जाए यह किसने लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। जो माइक्रोसॉफ्ट है इसने दोस्तों चैट GPT लॉन्च किया है। और जो बार्ड चैट बाट है यह किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने। ध्यान रखिए दोस्तों। साइबर संगिनी, तो दोस्तों अभी हाल ही में ओप्पो इंडिया और कॉमन सर्विस सेंटर जो है इसके द्वारा 10,000 महिलाओं को डिजिटल रूप से जागरूक करने के लिए साइबर संगिनी जो अभियान है यह संचालित किया गया है। ध्यान रखें, किसके द्वारा? ओप्पो इंडिया और कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम जो है किसने शुरू किया? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पेप्सिको, जो पेप्सिको कंपनी है इसके द्वारा ही दोस्तों सी फीड्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस जियो और GSMA द्वारा किस उद्देश्य से राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम जो है यह प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम है यह किसके द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है, प्रारंभ किया गया? तो जो रिलायंस जियो है और GSMA जो है इसके द्वारा दोस्तों प्रारंभ किया गया। और उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण महिलाओं का कौशल प्रशिक्षण। ध्यान रखिए दोस्तों, ग्रामीण महिलाओं का कौशल प्रशिक्षण इसका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? तो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 में मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए कौन सा योजना जो है प्रारंभ की गई? तो दोस्तों मिष्टी योजना जो है यह मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए जो है बजट 2023-24 में लॉन्च की गई है। आगे देखिएगा, बजट 2023-24 में ही दोस्तों PM विकास जो है इसका दोस्तों जो है बजट में ही इसका उद्देश्य, जो बजट में दोस्तों PM विकास योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो शिल्पकार को सुविधाएं प्रदान करने के लिए दोस्तों PM विकास योजना प्रारंभ की गई है। और ये शिल्पकार ही नहीं दोस्तों विश्वकर्मा भी कहा जाता है। PM प्रणाम योजना ये भी दोस्तों बजट 2023-24 में इसका दोस्तों जो उद्देश्य क्या है? तो भूमि प्रदूषण रोकना। जो PM प्रणाम योजना है इसका उद्देश्य है भूमि प्रदूषण रोकना। अगला है दोस्तों प्रश्न, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति है संसद में जब इसका अभिभाषण होता है उसके बाद दोस्तों धन्यवाद प्रस्ताव जो है
यह दोस्तों पारित किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो धन्यवाद प्रस्ताव है दोस्तों, यह पारित किया जाता है राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान। जो अभिभाषण है राष्ट्रपति का, उसके अभिभाषण के बाद दोस्तों धन्यवाद प्रस्ताव जो है यह पारित किया जाता है। और जो राष्ट्रपति है, यह संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत, अनुच्छेद 87 जो है इसके ही तहत दोस्तों राष्ट्रपति 2 स्थितियों में अभिभाषण करता है। ये दोस्तों ध्यान रखें, जो राष्ट्रपति है यह 2 स्थितियों में ही अभिभाषण करता है। पहली दोस्तों स्थिति कौन सी है कि कोई भी जो नया वर्ष है इसकी शुरुआत में जब बजट दोस्तों पेश हो जाता है, उसके बाद जो राष्ट्रपति है वह अभिभाषण करता है। बजट जो प्रस्तुत होता है उसके बाद दोस्तों सरकार की क्या नीतियां हैं, सरकार दोस्तों क्या आगे के उपाय या दोस्तों क्या उद्देश्य उसके हैं, इस पर दोस्तों राष्ट्रपति अभिभाषण करता है। और दूसरा दोस्तों, दूसरी स्थिति कौन सी होती है, जब दोस्तों नए आम जो लोकसभा चुनाव है उसके बाद जो नई सरकार का गठन होता है, उसके उपरांत दोस्तों लोकसभा के चुनाव के उपरांत दोस्तों जो राष्ट्रपति है अपना अभिभाषण करता है। इसमें दोस्तों जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, इसमें आप लोग ध्यान रखें कि इसमें संयुक्त सदन जो है इसका, जो संयुक्त सदन है इसमें दोस्तों जो संयुक्त सदन होता है आपका, संयुक्त सदन मतलब दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों, इनका दोस्तों उपस्थित होना जरूरी होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में संयुक्त सदन उपस्थित होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वह दोनों उपस्थित होते हैं। और इसमें दोस्तों जो धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रस्ताव पेश किया जाता है, यह पारित होना जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होगा तो इसका अर्थ ये होगा कि जो सरकार है आपकी वर्तमान में यह अल्पमत में है। तो दोस्तों इसीलिए जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है इसे पारित होना जरूरी होता है, अन्यथा सरकार जो है वह गिर जाएगी। या दोस्तों इसके पारित न होने पर लोगों को सूचित हो जाएगा कि सरकार जो है वह अल्पमत में है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के अभिभाषण के उपरांत कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो धन्यवाद प्रस्ताव। और जो दोस्तों राष्ट्रपति अभिभाषण करता है वह संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत करता है। इसमें दोस्तों जो अभिभाषण होता है इसमें संयुक्त सदन जो है उपस्थित होता है और धन्यवाद प्रस्ताव को पारित होना जरूरी होता है। अगर संयुक्त बैठक की बात की जाए तो दोस्तों अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का उपबंध किया गया है। और संयुक्त बैठक दोस्तों राष्ट्रपति ही बुलाता है, लेकिन जो संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता जो है यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान रखिए दोस्तों, जो संयुक्त बैठक है इसको बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। जो धन विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों विधेयकों पर दोस्तों संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है। ध्यान रखिए दोस्तों दोनों पॉइंट कि धन विधेयक या संविधान जो संशोधन विधेयक है इस पर संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भुगतान ऐप द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि किस भुगतान ऐप द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो फ़ोन पे जो है दोस्तों इसके द्वारा ही जो अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ध्यान रखिए दोस्तों, जो ये फ़ोन पे इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की गई। इसका मतलब दोस्तों आप जो है भारत में बैठकर किसी भी देश का दोस्तों देश में आप पैसा फ़ोन पे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल को कहाँ लॉन्च किया गया। तो दोस्तों जो युवा संगम पंजीकरण पोर्टल है यह नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और किसके लिए, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए। इसका उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये दोस्तों हमारा जो संकल्प है इसके तहत ही दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के जो युवा हैं इनको देश भ्रमण कराना तथा देश में जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं इनमें इनको भाग दिलाना, यह दोस्तों इसका उद्देश्य है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल
कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों जो नताशा पेरियान यागन है, इन्हें दोस्तों विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, नताशा पेरियान यागम। और यह दोस्तों भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा हैं, यानी दोस्तों इनका जो इनके माता पिता हैं, इनका जन्म जो है वह भारत में हुआ था और यह वर्तमान में अमेरिका में निवास करती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022 या दोस्तों किस शब्द को चुना गया? तो गोल्बिन मोड जो शब्द है, इसे दोस्तों ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। अगला है प्रश्न, यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र दोस्तों, इसके चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पूर्णिमा देवी को। तो दोस्तों पूर्णिमा देवी को यूएनओ का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों जो काला घोड़ा कला महोत्सव है, इसका आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया जा रहा है और यह एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक जो है महोत्सव है, काला घोड़ा कला महोत्सव। इसका आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया जा रहा है और यह सबसे बड़ा सड़क कला उत्सव भी है। ध्यान रखें दोस्तों, यह सबसे बड़ा सड़क कला उत्सव भी है। प्रारंभ इसका कब किया गया? तो 1999 से प्रारंभ किया गया और यह दोस्तों 9 दिन तक महोत्सव चलेगा। दोस्तों इसी तरह दोस्तों जो काला नमक महोत्सव है, यह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में दोस्तों काला नमक महोत्सव आयोजित किया जाता है। और आपसे पूछा जाए कि काला चावल का जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है? तो मणिपुर को। तो दोस्तों ध्यान रखें, काला घोड़ा कला महोत्सव जो है यह मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है और काला नमक महोत्सव है यह सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का दोस्तों महोत्सव है और काला चावल का जीआई टैग मणिपुर को प्राप्त है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।